गाइस, ये स्टोरी हमारे इंडियन आर्मी के नाम आज 15 अगस्त के मौके पर ये स्टोरी उनके नाम, इसलिए स्टोरी को शेयर कर देना और दूसरी स्टोरी का कमेंट्स मत करना। चैप्टर 1 ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई। जहां देश की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर देना तनमन से हर किसी के बस की बात नहीं होती। कम ही लोग होते हैं जो देश की सेवा में जाने का मन बनाते हैं, लेकिन उनमें से कई विरले ही होते हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल पाते हैं। वजह एकदम साफ है, 11 महीनों का सख्त और कड़ा प्रशिक्षण, जो लोहे जैसी मजबूत वस्तु को भी पिघलने पर मजबूर कर दे। बाकी हम सब तो इंसान हैं। कई युवा बीच में ही प्रशिक्षण को छोड़कर चले जाते हैं, जिससे हमारे देश को आर्थिक नुकसान भी होता है, क्योंकि एक साधारण इंसान को जवान बनाने में कम से कम 50,000 रुपए तक का खर्चा होता है। ध्यान रखिए, मैंने कम से कम कहा है। असली लागत का तो हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जब एक जवान पर इतना है तो ना जाने कितने लोग बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं अपना प्रशिक्षण। 11 महीनों के प्रशिक्षण के बाद एक जवान बनता है इंसान से, जो किसी भी परिस्थिति में खुद को खड़ा और सचेत रखता है देश के दुश्मनों से। आज इस अकादमी में भी ना जाने कितने ही सपनों को हकीकत का रूप मिल जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी आज पासिंग डे परेड है, जिसे करने के बाद हमारे देश को 170 नए ऑफिसर्स मिल जाएंगे आर्मी में, जिनमें 165 पुरुष ऑफिसर्स और सिर्फ 5 महिला ऑफिसर्स। सोचने वाली बात है कि जहां हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही है, वहीं देश सेवा में इनका अनुपात बस 0.56% है आर्मी में। खैर, पासिंग डे परेड की सब तैयारियां हो चुकी है। सभी होने वाले ऑफिसर्स के परिजन आ चुके हैं और उनके चेहरे पर साफ गर्व और खुशी एक साथ देखी जा सकती हैं। उन सबको एक पंक्ति में बैठाया गया है। उनसे पहले सेना के बड़े ऑफिसर्स बैठे हुए हैं पहली दूसरी पंक्ति में। सभी चीफ गेस्ट और बाकी अतिथियों का इंतजार कर रहे, ताकि पासिंग डे परेड शुरू हो सके और सभी परिजन अपने बच्चों को सेना की वर्दी में देख सके। वैसे एक अलग सी ही फीलिंग होती है वर्दी देख के। सामने वाले के लिए सम्मान अपने आप ही जाता है पूरे तनमन में। आखिरकार चीफ गेस्ट आ गए और कार्यक्रम शुरू हो गया। सभी कैंडिडेट्स ने कुछ ना कुछ करतब दिखाए, जिसे सभी की आंखें हैरानी से खुली रह गई। इन सब से बेखबर 3 जवान अपनी ही दुनिया में मगन बातें कर रहे थे। देखना यार, गर्ल ऑफिसर, पहले जवान ने दूसरे जवान को कोहनी मारकर उसका ध्यान अपने सामने किया। उनके सामने से एक टुकड़ी गुजर रही थी परेड करते हुए। हाँ, देख ही तो रहा हूं मैं, और क्या कर रहा हूं। क्या हुआ, गर्ल ऑफिसर है तो? दूसरे ने उसकी तरफ देखकर कहा। तुझे अजीब नहीं लगा क्या? पूरी लड़कों की टुकड़ी को एक लड़की लीड कर रही है, पहले जवान ने अपनी शंका जताई। इसमें कौन सी बड़ी बात है संजय? वो काबिल होगी तभी तो उसे लीड करने दिया गया, और वैसे भी तू कौन से पुराने जमाने की बात कर रहा है, लड़की है। लड़की लीड कर रही है, तीसरे जवान ने उसे बीच में टोक कर कहा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे मर्द के आगे औरत अच्छी नहीं लगती, संजय ने अपनी दकियानूसी सोच जाहिर की, जिससे दोनों जवान उससे लड़ने लगे और बहस शुरू हो गई। शट अप एवरीवन, बिहेव योरसेल्फ। क्या मच्छी मार्केट लगा रखी है तुम लोगों ने यहाँ? इतना भूल गए कि हमें यहाँ बुलाया गया है और इस वक्त हम पब्लिक में है। अपना नहीं तो कम से कम इस वर्दी का तो ख्याल रखो तुम लोग, उसने गुस्से से उन तीनों जवानों को डांटते हुए कहा। इस वक्त गुस्सा उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। तीनों जवान उसकी रौबदार आवाज सुनकर एकदम से चुप हो गए और सामने परेड देखने लगे, जो इस बात का सबूत था कि उन तीनों जवानों से वो सीनियर है। जब देखो अपनी वर्दी और पोस्ट का धौंस जमाता रहता है। मैं क्या इससे डरता हूँ, मन में सोचकर संजय उसकी तरफ देखने लगा। मगर जब उसने उसकी नजरें अपने पर ही देखी तो दांते निकालते हुए वो चुपचाप सामने की तरफ देखने लगा।
कार्यक्रम खत्म हुआ और अब बारी आई पदक वितरण की। प्रशिक्षण के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 3 ऑफिसर्स को पदक दिया जाएगा, सोना, चांदी और कांस्य का। इस साल के बेस्ट ऑलराउंडर ऑफिसर है मिस तरंगिनी अरोड़ा। नाम के सुनते ही चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इतने में ही एक 24 साल की युवती परेड कर चुकी टुकड़ी में से निकली और सामने चीफ गेस्ट के सामने सैल्यूट मारकर खड़ी हो गई। चीफ गेस्ट ने भी उससे हाथ मिलाया और उसके गले में सोने का पदक डाल दिया। वो युवती पदक मिलते ही आत्मविश्वास के साथ वापस से अपनी जगह चली गई। इधर जब उस गुस्से करने वाले जवान ने उस युवती का नाम सुना तो उसकी आंखों में कुछ हलचल सी हुई और भाव-भंगिमा में कुछ फर्क आया। जब वो युवती अपना पदक लेने के लिए टुकड़ी में से निकलकर चीफ गेस्ट के सामने आई तो उसकी आंखों की पुतली हैरानी से फैल गई और उसके मुंह से निकला, तरु, यहाँ पर, और वो भी आर्मी ऑफिसर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, खुद में ही बोलता हुआ वो जवान अपनी जगह से खड़ा हुआ और वहां से चला गया। बाकी जवान उसे जाता हुआ देखकर थोड़ा राहत महसूस करने लगे, मगर उसका ऐसे एकदम से जाना उन्हें भी खटका। सर को क्या हुआ जो एकदम से ऐसे चले गए? संजय ने जिस जवान को कोहनी मारी थी पहले उसने कहा, होगा कुछ काम तभी तो चले गए, वरना तुम सबको तो पता ही है कि साहिल इस तरह से कभी भी कोई भी कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाता। तीसरे जवान ने उस जवान को उसके नाम से पुकारा, जिससे पता चलता है कि वो उसका करीबी दोस्त है और उसे अच्छे से जानता है। पूरा परिवार ही ऐसा है, अपनी वर्दी का धौंस जमाते रहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है कैप्टन? संजय ने फिर से अपनी कड़वी बात बोली, जिससे फिर से सबको गुस्सा आ गया, लेकिन कार्यक्रम का सोचकर सब चुप ही रहे। इधर कार्यक्रम खत्म हुआ और सभी नए ऑफिसर्स अपने परिजनों से मिलने के लिए चले गए। सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। किसी ने अपनी माँ के पैर छुए तो किसी के पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया खुशी के मारे। कहीं भाई बहनों में नोकझोंक शुरू हो गई तो कहीं इस पल को यादगार बनाने के लिए फोटो खींचने लगे। इन सबके बीच उस जवान की नजरें जैसे किसी को ढूंढ रही हो। उसकी तलाश एक जगह पर खत्म हुई और वो थी तरंगिनी अरोड़ा पर। उसके साथ एक आदमी, एक औरत और एक लड़की थी, जिनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। उनको देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। चैप्टर 2। उनको देखते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया और वो उनके करीब जाने लगा, मगर कुछ याद आते ही उसके कदम वहीं ठिठक गए और वो वहां से जाने लगा। मेजर साहिल रंधावा, आप इस तरह से कार्यक्रम बीच में छोड़कर क्यों आ गए? कोई खास वजह? उसी जवान ने पूछा जो सबके सामने उसकी तरफ से सफाई दे रहा था। वो जरूरी कॉल आया था तो उसी को पिक करने बाहर आया था कैप्टन अर्जुन, उसने अपनी सफाई दी। अर्जुन अच्छे से जानता था कि मेजर साहिल झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके लिए उसका फर्ज और उसकी ड्यूटी पहले है। फोन को तो वो ज्यादातर बंद ही रखता था ताकि उसे कोई परेशान ना करे, मगर कैप्टन अर्जुन ने बात को बढ़ाना सही नहीं समझा और चुप ही रहा। अब वो दोनों वहां से जाने लगे। तभी कैप्टन अर्जुन पीछे की तरफ पलटा तो उसकी नजर तरंगिनी और उसके साथ लोगों पर गई, जिन्हें देखकर वो भी हैरान रह गया और उसे मेजर साहिल रंधावा के झूठ बोलने का मतलब पता चला। तो ये है वो लड़की? कैप्टन अर्जुन ने मेजर साहिल की तरफ देखा। बदले में साहिल चुप ही रहा तो अर्जुन बात को समझ गया। वैसे जो तूने किया 5 साल पहले वो सही नहीं था, मगर अब पछताने से कोई फायदा नहीं, अर्जुन ने उसे समझाया। मैं पछता नहीं रहा हूँ और ना ही मैंने कोई गलती की है, समझे तुम? साहिल ने उसे गुस्से से देखा। तुम्हारे इस तरह गुस्सा करने से सच नहीं बदल जाएगा साहिल। गलती तो तुम्हारी ही थी और ये बात कहीं ना कहीं तुम भी अच्छे से जानते हो। अर्जुन उसे उसकी गलती के बारे में बताता है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस वक्त मेरा फैसला सही था।
साहिल भी अपनी बात पर जमा रहा। अगर तू सही है तो क्यों ना जा रहा वहां उन सब से मिलने, अर्जुन ने पूछा। मेरी मर्जी, कहकर साहिल वहां से चला गया और अर्जुन भी अपना सिरना में हिलाकर उसके पीछे पीछे चला गया। इधर तरंगिनी अपने परिवार के साथ इस पल को महसूस कर रही थी। सभी बड़े खुश लग रहे थे। मम्मी, पापा, मैंने आप दोनों का सपना पूरा कर दिया। देखो, मैं आर्मी ऑफिसर बन गई हूँ। आप दोनों जहाँ कहीं भी हो, मुझे पता है कि आप मुझे देख रहे होंगे, तरंगिनी ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहा। तभी उसे अपने सिर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो दोनों जहाँ भी होंगे, आज तुम्हें देखकर उन्हें खुद पर फक्र महसूस हो रहा होगा कि तुम उनकी बेटी हो, जो एक बहुत ही मजबूत लड़की है। आज तुमने पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिया। शाबाश बेटा, उन्होंने उसके सिर को सहलाया। पापा, जितना मैं उनकी बेटी हूँ उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने मुझे संभाला है उनके जाने के बाद। अगर कोई है जिसको श्रेय मिलना चाहिए तो वो आप सब हो। आप में से किसी ने भी मुझे अनाथ नहीं महसूस होने दिया। आप सबके प्यार और साथ के कारण ही मैं आज ये मुकाम हासिल कर पाई हूँ, तरंगिनी ने अपने दिल की बात कही। तरु, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि एक ना एक दिन तू जरूर कुछ करके दिखाएगी। देख मेरा कहाँ सच हो गया। मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, उसी की हमउम्र लड़की ने उसके गले लगते हुए कहा। हाँ, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है सलोनी। मेरे लिए तो तू सबसे लड़ जाती थी, तरंगिनी ने याद करते हुए कहा। बेटा, पुरानी बातों को याद मत करो और इस पल को जियो जी भर के। आज का ये दिन फिर दोबारा नहीं आएगा, उन्होंने उसे पुरानी बातों को भुलाने को कहा। आप ठीक कह रही है मम्मी, आज का ये दिन फिर कभी नहीं आएगा। चलो सब फोटोज खिंचवाकर इस दिन को यादगार बना लेते हैं अपनी जिंदगी में, तरंगिनी इतना कहकर सबको अपने साथ लेकर चली गई। मेजर साहिल रंधावा इस वक्त अपने कमरे में थे। उन्हें ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में बुलाया गया था कुछ जरूरी काम के लिए, जिसके लिए वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ आए थे। मगर उन्हें क्या पता था कि यहाँ उनका सामना उनके अतीत से होगा, जिसे वो खुद से अलग करना चाहते हैं, और वो है तरंगिनी अरोरा। खैर, उन्हें क्या मतलब उससे। वो तो यहाँ बस अपनी ड्यूटी करने आए हैं। एक फौजी के लिए उसका देश और उसका फर्ज पहले होता है, बाकी सब बाद में। इस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे थे। आर्मी शेड्यूल के मुताबिक सब रात का खाना खा चुके थे और सब अपने अपने कमरे में थे। टेबल पर उनका फोन पड़ा था जिसे वो लगातार घूरे जा रहे थे। मन में ना जाने क्या आया। अपना फोन उठाया और किसी को कॉल करने लगे, मगर उन्होंने कॉल लगने से पहले ही फोन बंद कर दिया अपना। ये तू क्या करने जा रहा था साहिल? खुद को गलत साबित करने जा रहा था सबके सामने। तू कैसे भूल गया कि 5 साल पहले क्या हुआ था तेरे साथ? वो सोचते हुए कुर्सी से उठा और जाकर अपने बेड पर बैठ गया। मेरी मम्मी और पापा दोनों का सपना है कि मैं आर्मी में जाऊं, उसने बड़े चाव से उसकी आंखों में देखकर कहा। और तुम क्या चाहती हो? उसने उसका इरादा पूछा। मैं भी उनके सपनों को पूरा करना चाहती हूँ, उसने दृढ़ता से बोला। उसके इतना बोलते ही वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसे ये बात कहीं चुभ सी गई, मगर उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और बदले में वो भी नकली हंसी हंसने लगी। तुम्हारा कभी कुछ नहीं हो सकता तरु। तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहोगी। सब लोग तुम्हारे लिए सही कहते हैं बेवकूफ लड़की। तुम बेवकूफ हो और वही रहोगी हमेशा, उसने अपनी हंसी रोकी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने उसका मकसद पूछा कि कहीं उससे कोई गलती ना हो गई इस वक्त पहचानने में। मैं तो सच ही कह रहा हूं तरु। अब तुम खुद ही देख लो। तुम्हारा और तुम्हारी बात का मजाक बन रहा है और तुम हो कि अपना भी मजाक बनाकर मेरे साथ हंस रही हो। उसने अपनी कही बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे भी बुरा लग सकता है, मगर बदले में उस पर तकियों की बरसात हो गई एक के बाद एक।
वो उस पर हंसकर तकिए से मार रही थी या अपने अंदर के दर्द को अपनी हंसी से छुपा रही थी कि कहीं कोई देख ना ले और उसे कमजोर समझे। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बेवकूफ हो और तुम हमेशा अपनी हरकतों से सबको सही साबित करती हो। बेवकूफ लड़की। वो खुद को उसके तकियों की मार से बचाकर उसके पास गया और उसके सिर पर चपत लगा दी मजाक में। आखिर ऐसा क्या हुआ था 5 साल पहले? क्या है मेजर साहिल? और चैप्टर 3। वेलकम मेजर। आने के लिए शुक्रिया। इस अकादमी में ब्रिगेडियर ने मेजर का वेलकम किया तो बदले में मेजर ने पहले उन्हें सैल्यूट किया, फिर उनसे हाथ मिलाया। थैंक यू सर, पर आपको मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी ड्यूटी है देश के लिए। साहिल मुस्कुराने लगा। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया गया है मेजर, ताकि तुम यहाँ के नए ऑफिसर्स और जवानों को अपनी तरह बना सको। उनमें खुद की तरह जोश और हर काम को करने का जुनून पैदा करना है आपको। आपके व्यक्तित्व को देखकर ही हमारी अकादमी में आपको 1 महीने की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है। ब्रिगेडियर इतना कहकर मुस्कुराने लगे। ये मेरी खुशकिस्मती है सर कि इस काम के लिए मुझे बुलाया गया है यहाँ। इस वर्दी को पहनते समय जो हम वादा करते हैं इस देश से, बस वही मैं हमेशा पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मेजर साहिल भी हल्का सा मुस्कराए। गुड मेजर, बिल्कुल तुम्हारे तरह ही मुझे एक और जवान की याद आ जाती है। उसके विचार भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही है। ब्रिगेडियर कुछ याद करने लगे। मैं मिलना चाहूंगा उनसे। मेजर साहिल ने मिलने की इच्छा जताई। अजीब इत्तेफाक है मेजर, वो ऑफिसर भी यहीं मौजूद है अभी इस पार्टी में। कम कैप्टन, तुमसे कोई मिलना चाहता है। ब्रिगेडियर ने किसी जवान को बुलाया साहिल से मिलवाने के लिए। ब्रिगेडियर की कमांड सुनकर एक शख्स उनकी तरफ बढ़ा और सैल्यूट करता हुआ वहां खड़ा हो गया। मेजर, मिलिए कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा से। इनकी ट्रेनिंग अभी खत्म हुई है, मगर इनमें एक अलग ही तरह का जोश और जुनून देखने को मिलता है जैसे तुम्हारे में है। और तो और ये हमारे ट्रेनिंग की बेस्ट कैंडिडेट भी थी। तरंगिनी, इनसे मिलो। ये है मेजर साहिल रंधावा, हमारी आर्मी के बहादुर और अपने देश के लिए गंभीर जवान। ब्रिगेडियर ने अपनी बात खत्म की। नाइस टू मीट यू मेजर रंधावा। तरंगिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, मगर मेजर तो दूसरी ही दुनिया में गम थे। जब ब्रिगेडियर ने मेजर को मौन अवस्था में देखा तो उन्होंने उसे अलर्ट किया। तब मेजर ने तरंगिनी से हाथ मिलाया। सेम हियर कैप्टन अरोड़ा। साहिल का इतना ध्यान नहीं रहा कि उसने तरंगिनी का हाथ नहीं छोड़ा है। साहिल को तब पता चला जब तरंगिनी ने उसके हाथ को जोर से दबाया और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। तरंगिनी वापस से वहीं चली गई जहां से आई थी। क्या ये तरु ही है? मगर उसकी आंखों से तो अजनबियत झलक रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। मेजर साहिल तरंगिनी की तरफ देखकर सोचते रहे। मौका मिलते ही तरंगिनी से बात करने का सोचकर वो मौका ढूंढने लगे, मगर कभी कोई उनके साथ होता तो कभी कोई तरंगिनी के साथ। कुल मिलाकर पूरी पार्टी में साहिल को कोई मौका नहीं मिला तरंगिनी के पास जाने का। बात करना तो बहुत दूर की बात थी। पूरी पार्टी ऐसे ही निकल गई। अगर वो तरु होती तो जरूर मुझसे बात करती या बात करने की कोशिश करती मुझसे, मगर नहीं, उसने बात करना तो दूर मेरी तरफ देखा भी नहीं अच्छे से। बस नाइस टू मीट यू मेजर रंधावा कहकर हाथ मिलाया और चली गई। लेकिन वो तो कभी मेरे नाम से बुलाते ही नहीं थी मुझे। तरु तो मुझे रंधु बुलाती थी शुरू से ही। ओ मेरा रंधु, क्या कर रहा है? उसने खिलखिलाकर उसे चढ़ाते हुए कहा। तुझे मारने के 1001 तरीके ढूंढ रहा हूँ। वो उसके नाम बिगाड़ने से चिढ़ गया। मगर तब भी नहीं मरूंगी और तेरे हाथों से तो बिल्कुल भी नहीं। तुझे परेशान करने फिर से आ जाऊंगी। उसने फिर से उसे चिढ़ाया। तो फिर कैसे मारेगी तू? उसने पूछा। देश के दुश्मन की गोली से शहीद होकर गर्व से उसने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा।
इतनी छोटी सी है अभी तू और इतनी बड़ी बातें कर रही है। शक्ल देखी है तूने अपनी कभी? उसने उसे समझाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, रोज शीशे के सामने खड़ी होकर अपना ये प्यारा सा ही तो चेहरा देखती हूँ। तू क्या जाने बंदर, और वैसे भी पापा कहते हैं कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, उम्र नहीं। तुझे इतना भी नहीं पता। उसने अपनी नाक पर अंगूठा रखा और बाकी उंगलियों को हिलाकर मुंह से जीभ निकालते हुए उसे चिढ़ाने लगी। हाँ हाँ पता है मुझे, अब ज्यादा मुझे मत समझा। पता है ना कि मैं तुझसे बड़ा हूँ, उसने उसे बताया। हाँ पता है, मगर तुझमें अक्ल तब भी नहीं है रंधु, उसने उसे फिर से चिढ़ाया। देख तरु, तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरा सरनेम ना बिगाड़ा कर ऐसे। मुझे अच्छा नहीं लगता, उसने उसे नाम ना बिगाड़ने के लिए कहा। क्यों रंधु, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन जुड़ी है इससे तुम्हारी अमिताभ बच्चन के डायलॉग की तरह, जो मेरे कहने से उसकी दीवारें हिल जाएगी हैं। उसने अमिताभ बच्चन का पोज मारा। कुछ ऐसा ही समझो तुम। हमारे देश की सेवा करने में हमारी पीढ़ियां लगी हुई हैं, शुरू से ही तो बड़ा नाम है इस शहर में हमारे रंधावा परिवार का। मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, तो प्लीज तुम इस नाम से मत बुलाया करो मुझे, और कोई भी बेकार नाम से बुला लो मुझे चाहो तो, उसने रिक्वेस्ट करी। हम्मा, सोचूंगी, मगर तब तक के लिए तुम रंधू ही रहोगे मेरे लिए, वो हंसने लगी, जिससे वो चिढ़ गया और उसके पीछे भागने लगा। जब उसने उसे अपने पास आते देखा तो वो भी भागने लगी। जब वो एकदम करीब आ गया तो उसके पैर में चोट लग गई और वो रुक गई। दर्द से वो चीखी तो वो भी रुका और उसका पैर देखने लगा। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे रंधु। जब वो रुक गया तो वो वहां से हंसते हुए भाग गई ऐसा कहकर, और वो हैरानी से उसे ही देखता रह गया। क्या ये लड़की वही है जिससे मेजर साहिल रंधावा सोच रही हैं, या कोई और है? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेवकूफ लड़की। चैप्टर 4। कैप्टन अरोड़ा, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? मेजर साहिल रंधावा कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा को ध्यान से देखने लगे। यहाँ श्योर, कैप्टन तरंगिनी ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। आज मेजर साहिल रंधावा का पहला दिन था ट्रेनिंग देने का, जिसके लिए वह वक्त से क्लास में पहुंच गए और सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देने लगे। जब ब्रेक का समय हुआ तो वो तरंगिनी के पास पहुंचे और उससे बात करने लगे। क्या आप मुझे जानती है पहले से? साहिल ने सवाल पूछा। हाँ, मैं आपको जानती हूँ पहले से, तरंगिनी ने जवाब दिया, जिससे सुनकर साहिल का संशय खत्म हुआ ही था कि तरंगिनी आगे बोल पड़ी। परसों ब्रिगेडियर सर ने मुझे आपसे मिलवाया तो था पार्टी में। भूल गए क्या आप? उसने उसे याद दिलाया। वो मैं जानता हूँ, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, उसने फिर पूछा। नहीं, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ, तरंगिनी ने जवाब दिया। ओके, आप कहाँ से बिलोंग करती है? साहिल को अभी भी शक था। मध्य प्रदेश से, तरंगिनी ने सीधा जवाब दिया। साहिल को उसका जवाब मिल चुका था। अगर आपके सवाल खत्म हो गए हो तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? तरंगिनी ने जाने की अनुमति मांगी। श्योर, हैव अ गुड डे, साहिल ने विश किया। तरंगिनी वहां से जाने लगी। तरु, साहिल में पीछे से तरंगिनी को आवाज दी मगर वो रुकी नहीं और वहां से चली गई। इसकी बातों से तो लग रहा है कि ये तरु नहीं है, मगर यह कोई फिल्म तो है नहीं कि जिसमें एक ही शक्ल के दो आदमी हो ना हो, ये जरूर तरु ही है। लेकिन इसने खुद पर कंट्रोल कैसे कर लिया? ये तो मुझसे बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी हमेशा, साहिल सोचने लगा। उसने थक हार कर अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। रिंग जाती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बैठा वो कुछ सोचता रहा। तभी फोन की रिंगटोन बजी। उसने देखा तो वही नंबर था जो उसने पहले डायल किया था। थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाया मगर कुछ कहा नहीं। दूसरे तरफ से भी खामोशी थी।
कैसे है घर में सब? आखिर साहिल ने हिम्मत करके पूछा। आपको क्या पड़ी है किसी की? कोई जिए या मरे इससे आपको क्या? उसने गुस्से से कहा। फर्क पड़ता है क्योंकि मेरा परिवार है। उसने अपनी बात कही तो फोन के दूसरे तरफ से हंसने की आवाज आई। परिवार? आप परिवार की बात ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। 5 साल पहले आपने सोची थी अपने परिवार की, जो अब सोच रही हैं। इन 5 सालों में कभी आपने खोज खबर ली कि सब कैसे है? जिंदा है कि मर गए? उसके गुस्से का गुब्बार निकल रहा था। छोटू, ये तू कैसे बात कर रही है? मुझे फिक्र है तुम सबकी। ये 5 साल मैंने कैसे काटे हैं मुझे ही पता है, और वैसे भी परिवार से मुझे दूर करने का फैसला पापा का था, मेरा नहीं। उन्होंने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उसने अपना पक्ष रखा। पापा अपनी जगह सही थे। आपका फैसला ही ऐसा था कि जिससे हमारे परिवार की इज्जत पर आंच आती। अगर आप उस दिन वो फैसला ना लेते तो पापा आपको अलग नहीं करते परिवार से, और ना ही ये सब होता। उसने उसे आईना दिखाया। मेरा उस दिन का फैसला एकदम सही था समझी, और वैसे भी कौन सा मुझसे पूछकर उन्होंने वादा किया था उनसे। अपने लिए खुद ही खड़ा होना पड़ता है, जो मैं हुआ। उस दिन कोई भी मेरे साथ नहीं था, सिर्फ मैं अकेला खड़ा था। उसने भी अपना पक्ष रखा। हाँ, तो आप सही होना तो फिर क्यों फोन लिया आपने मुझे? जैसे 5 सालों से चल रहा है वैसे ही चलने दो। कोई जरूरत नहीं है हमारी खबर लेने की। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दी गुस्से में। इधर साहिल ने भी गुस्से से अपना फोन टेबल पर पटक दिया। पापा, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। उसने अपना फैसला सुनाया। साहिल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज शादी है और तू ये सब बातें कर रहा है। देख, अगर मजाक कर रहा है ना तो मत कर और चुपचाप शाम के लिए तैयार हो जा। उन्होंने उसे समझाया। पापा, मैंने आज तक कोई मजाक किया है क्या जो अब करूंगा? आप प्लीज ये शादी कैंसिल करवा दीजिए। उसने फिर से अपना फैसला सुनाया। आखिर क्यों नहीं करनी तुझे शादी? उन्होंने उसे गुस्से से पूछा। आपने मुझसे बिना पूछे यह शादी तय की थी ना? सगाई तो मैंने इसलिए की थी कि आपको शादी नहीं करने के लिए मना लूंगा, मगर आप मेरी सुनते ही कहाँ हो। आपको तो बस उस लड़की की पड़ी है। बस अब बहुत हो गया, मैं यह शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। उसने भी अपना फैसला सुना दिया। अगर तुझे शादी नहीं करनी तो ठीक है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने यह शादी नहीं की तो फिर तेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। अब उन्होंने भी उसे अपना फैसला सुना दिया। यह क्या कह रहे हैं आप पापा? उस लड़की के लिए आप मुझसे अपना रिश्ता तोड़ रहे हैं और इस परिवार से मेरा? उसने सवाल पूछा। साहिल रंधावा, यहाँ आज एक शादी होने वाली है, कोई खेल नहीं। जो शादी नहीं होगी तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। शादी दो परिवारों में होती है, तो तुम्हारे शादी ना करने के फैसले से दोनों ही परिवारों को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं चाहता। अगर हमारे परिवार की बेइज्जती होगी तो तुम्हें भी इसका हर्जाना देना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, शाम तक सोच लो। उन्होंने उसे समय दिया सोचने का। सोचना क्या है पापा? मुझे ये शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वैसे भी मेरी शाम को फ्लाइट है तो मैं रुक नहीं सकता। उसने इतना कहा और वहां से चला गया। उस दिन तो मैं वहां से आ गया घर छोड़कर, लेकिन अपने परिवार को कभी नहीं भुला पाया मैं। चैप्टर 5। एक जवान का मकसद होता है सबसे पहले अपने देश के लिए सोचना, फिर अपने बारे में या परिवार के बारे में सोचना। मेजर साहिल इस वक्त जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। इस वक्त उनकी आंखों में सिर्फ फर्ज दिखाई दे रहा था। सभी जवान सतर्क होकर उनकी बातों को सुन रहे थे। जब देश के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे? संजय ने मन ही मन सोचा तो उसकी नजरें मेजर साहिल से टकरा गई। उसे मेजर साहिल को देखकर ऐसा लगा जैसे उसने उसकी मन की बात सुन ली हो, तो उसने नजरें फेर ली।
एनी डाउटर्स कैंडिडेट्स? साहिल ने ऊंची आवाज में क्लासरूम में पूछा तो सभी ने नो सर कहा। ओके, अब आप सब जा सकते हैं ब्रेक लेने। साहिल ने सबको ब्रेक लेने को कहा तो सभी एक एक करके लाइन से वहां से जाने लगे। तूने उससे बात की? कैप्टन अर्जुन ने साहिल से पूछा, जो इस वक्त क्लासरूम से बाहर थे। मैंने बात की थी। वो तरु नहीं है अर्जुन, साहिल ने उसे बताया। पागल है क्या तू साहिल? क्या तरु नहीं है? अर्जुन ने उससे पूछा। उसकी बातों से मुझे लगा कि वो तरु नहीं है, क्योंकि एक तो तरु मुझसे बात करने का कभी मौका नहीं छोड़ती थी और दूसरा उसकी आंखों में मुझे अजनबीपन लगा। साहिल ने उसे वजह बताई। ऐसा भी तो हो सकता हो ना कि वो तुझसे दूर रहना चाहती हो अब, क्योंकि तूने जो उसके साथ किया वो सही तो था नहीं। अर्जुन ने उसे आईना दिखाया। मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बोलकर साहिल वहां से चला गया। ये कभी नहीं सुधर सकता, अर्जुन ने कहा और वो भी वहां से चला गया। साहिल चलते चलते अकादमी के बाहर ही मौजूद पार्क के सामने खड़ा हो गया। वो वहां से तरंगिनी को साफ देख सकता था। वो इस समय किसी और गर्ल ऑफिसर से बातें कर रही थी। साहिल को याद आया कि तरंगिनी उसी के साथ बैठती है क्लास में भी। शायद इसी से कुछ पता चल सके, सोचकर वो वहां से चला गया। अगले दिन अपने तय समय के अनुसार साहिल की क्लास चल रही थी। सभी उसके लेक्चर को ध्यान से सुन रहे थे। तभी वहां एक जवान आया और उसने साहिल को सैल्यूट किया। जय हिंद सर। कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा को हेड ऑफिस में बुलाया गया है फौरन, जवान ने कहा तो साहिल ने पहले जवान की तरफ देखा, फिर तरंगिनी के। साहिल ने तरंगिनी को जाने का इशारा किया तो तरंगिनी फौरन ही वहां से चली गई। कुछ देर बाद ही साहिल का लेक्चर भी खत्म हो गया, मगर तरंगिनी तब तक नहीं आई। साहिल ने सबके चले जाने के बाद उस गर्ल ऑफिसर को जाते हुए रोका जिसे उसने कल तरंगिनी के साथ देखा था। साहिल ने उससे तरंगिनी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और वो उसके बारे में भी उतना ही जानती थी जितना कि साहिल ने तरंगिनी से पूछा था। साहिल ने उसे जाने दिया। एक बार फिर वो खाली हाथ था। हेलो सलोनी, कैसी है तू? तरंगिनी ने फोन में बात करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तू बता? सलोनी ने उसका हाल पूछा। मैं भी ठीक हूँ, और घर में मम्मी पापा कैसे हैं? तरंगिनी ने पूछा। वो दोनों भी ठीक है, और बता, पता चला कि तेरी पोस्टिंग कहाँ हो रही है? सलोनी ने उसकी पोस्टिंग के बारे में पूछा। नहीं, अभी तो नहीं पता, क्योंकि अभी ट्रेनिंग ही चल रही है। साहिल का भी एक लेक्चर होता है, तरंगिनी ने उसे बताया तो सलोनी का मुंह बन गया। जितना हो सके उससे दूर ही रहना। मुझे वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, सलोनी ने बताया। हाँ, दूर ही हूँ मैं उससे, मगर वो नहीं है दूर। पहले तो उसने मुझसे मेरे बारे में पूछा और फिर बाद में मेरे साथ जो लड़की रहती है उससे भी। तरंगिनी ने आज जो हुआ उसे बताया। तो क्या उसे पता चल गया तेरे बारे में? सलोनी ने पूछा। नहीं, मैंने तो नहीं बताया उसे, और ना ही मेरे साथ वाली लड़की ने। मैंने उसे हमें बातें करते हुए देख लिया था पार्क में, तो मैंने उसे समझा दिया था कि क्या बोलना है, तरंगिनी ने बताया। फिर तो ठीक है, बस उससे दूर रहना जितना हो सके, सलोनी ने दूरी बनाने को कहा। अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ, सोने का टाइम हो गया। बाय, टेक केयर, कहकर तरंगिनी ने फोन रख दिया। मिस्टर साहिल रंधावा, तुमने बहुत परेशान किया है मुझे अब तक, मगर अब और नहीं। एक वक्त था जब तुम अच्छे लगते थे, मगर अब नफरत सी हो गई है तुमसे। नफरत भी नहीं, क्योंकि नफरत भी तो हम उन्हीं से करते हैं ना जिनसे कभी हमने प्यार किया था, और तुम्हें तो बिल्कुल भी जगह नहीं देनी है अपनी जिंदगी में, मैंने सोचकर तरंगिनी सोने के लिए चली गई। तुम मुझे हमेशा परेशान करने क्यों आ जाती हो तरु? उसने परेशान होकर पूछा। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रंधु, उसने हंसकर कहा। मगर मैं नहीं करता, उसने उसे सच बताया। नहीं करते तो करने लगोगे? उसने उम्मीद से कहा।
मैं सिर्फ एक ही चीज से प्यार करता हूँ और वो है हमारा देश। इसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता, उसने अपना नजरिया बताया। वक्त सब कुछ सिखा देता है और वैसे भी समय बड़ा होता है, इंसान नहीं, उसने तर्क दिया। बेशक वक्त सब कुछ सिखा देता है मगर तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकता मैं, कहकर वो वहां से चला गया। जब तुम हमारे देश से इतना प्यार करते हो तो मुझसे पता नहीं कितना करोगे। पता नहीं मैं संभाल भी पाऊंगी कि नहीं। वो भी अपनी ही दुनिया में गुम ये बात सोचती हुई वहां से चली गई। चैप्टर 6। मेजर साहिल का मन आज सुबह से ही ना जाने क्यों घबरा सा रहा था। कुछ अजीब सा लग रहा था। अभी वो ट्रेनिंग देने में लगे हुए थे। आज आखिरी दिन था उनका यहाँ अकादमी में। एक महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। इस एक महीने में उन्होंने कितनी बार कोशिश की तरंगिनी के बारे में पता करने की मगर कुछ नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने भी उसके बारे में पता करना बंद कर दिया और अपना ध्यान ट्रेनिंग में देने लगे। सो कैंडिडेट्स, योर ट्रेनिंग इज ओवर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू पोस्टिंग। मेजर साहिल ने सबको विश किया और सबके चले जाने के बाद वो भी वहां से चले गए। मेजर साहिल अपने कमरे में पहुंचकर अपने सामान की पैकिंग करने लगे क्योंकि शाम को उन सबने निकलना था। तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला और कैप्टन अर्जुन जल्दी में अंदर आए। क्या हुआ कैप्टन? इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? साहिल ने वजह पूछी। तुमने कोई खबर सुनी बम ब्लास्ट की? अर्जुन के माथे पर चिंता की लकीरें थी मगर उसने खुद को कंट्रोल किया। इसमें कौन सी बड़ी बात है अर्जुन? बम ब्लास्ट होना कोई बड़ी बात तो नहीं हमारे लिए। साहिल का ध्यान सामान पैक करने में ही था। जब अर्जुन ने कुछ नहीं कहा तो वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। यहाँ से एक आर्मी ट्रक निकला था कुछ हथियार लेकर। उसी में बम ब्लास्ट हुआ है। उसमें जो ऑफिसर था उसकी मौत हो गई, अर्जुन ने बताया। साहिल उसकी बात का मतलब नहीं समझ रहा था। सुनने में आया है कि जिस ऑफिसर की मौत हुई है वो कोई कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा थी। अर्जुन ने अब अपनी बात पूरी की। मेजर साहिल अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे। पहले तो उन्हें अर्जुन की कोई बात ही नहीं समझ आई, जैसे दिमाग सुन्ने हो गया हो। तुम्हें कैसे पता चला? साहिल ने होश में आकर अर्जुन को कंधे से पकड़कर पूछा। अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया और एक फ्लोर से होते हुए दूसरे फ्लोर में पहुंचा। वहां से भी ना जाने कितने ही कमरों से वो गुजरा और एक बड़े से कमरे के सामने जाकर वो खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे साहिल भी आ रहा था चुपचाप। उसको तो पता भी नहीं था कि अर्जुन कौन से रास्ते से होते हुए यहाँ तक आया है। जब वो ठीक अर्जुन के पीछे आ गया तो उसने सामने देखा, कॉमन रूम लिखा हुआ था। कॉमन रूम में 38 इंच की एलसीडी लगी हुई थी दीवार में। रविवार के दिन सभी कैंडिडेट्स के लिए फन टाइम होता था तो सभी एक साथ इकट्ठे होकर टीवी देखते थे। मेजर साहिल भी कभी कभार इस रूम में आ जाया करते थे। अर्जुन कॉमन रूम के अंदर चला गया तो वहां सभी कैंडिडेट्स की भीड़ लगी हुई थी टीवी के सामने। जाहिर सी बात थी वो सब भी वही खबर देख रहे थे। अर्जुन भीड़ को चीरता हुआ टीवी के सामने खड़ा हो गया जिसमें न्यूज़ चैनल लगा हुआ था और टीवी एंकर न्यूज़ बोल रही थी। साहिल भी अर्जुन का पीछा करते हुए भीड़ को चीरकर उसके बगल में खड़ा हो गया टीवी के सामने। हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस आर्मी ट्रक में बम ब्लास्ट हुआ है उसमें एक महिला ऑफिसर मौजूद थी। महिला ऑफिसर का नाम कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा बताया जा रहा है, जिसकी पुष्टि मौका वारदात से मिली नेम प्लेट और खुद आर्मी के बड़े अफसर ने की है। ऐसा नहीं हो सकता। तरंगिनी कैसे हो सकती है? वो तो मेरी क्लास में थी। उसने इतना सोचा ही था कि उसे याद आया आज तरंगिनी उसकी क्लास में थी ही नहीं। उसने इस बात पर ध्यान ही कहाँ दिया था। महिला ऑफिसर के जालंधर में स्थित घर में मातम का माहौल है। घर का कोई भी सदस्य किसी भी मीडियाकर्मी से बात नहीं कर रहा है। हमारी संवेदना उनके परिवार के साथ है।
जब मेजर साहिल ने जालंधर नाम सुना तो उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, मगर जब उसने तरंगिनी का घर देखा तो वो हैरान रह गया। यकीनन वो सही था तरंगिनी के बारे में। तरंगिनी ही तरु है। मेजर साहिल ने कैप्टन अर्जुन की बाह मजबूती से पकड़ ली। इसी के साथ उनका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन में नीचे गिरने ही वाले थे कि पीछे मौजूद कैंडिडेट्स ने उन्हें पकड़ लिया। साहिल को अर्जुन ने संभाला और उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया। एक जवान उनके लिए पानी ले आया। अर्जुन ने पानी पीने को दिया तो साहिल ने मना कर दिया। अब मैं उनका सामना कैसे करूंगा? क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें कि उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है? अब साहिल अपनी ही उधेड़बुन में सोचता हुए बोलते जा रहा था। इसमें तेरी गलती थोड़ी ना है जो तू इतना सोच रहा है। होनी को कोई नहीं टाल नहीं सकता साहिल, अर्जुन ने उसे समझाया। मेरी ही गलती है अर्जुन। मैंने उनकी बात मान ली होती तो ये सब नहीं होता। तरंगिनी जिंदा होती, साहिल ने कहा। अब पछताने से कोई फायदा नहीं साहिल। वो जा चुकी है इस दुनिया से दूर, अर्जुन ने कहा तो साहिल ने अर्जुन की बात तो सुनी मगर कहा कुछ नहीं। आखिर कहता भी क्या? अब कहने को रह ही क्या गया था। अचानक मेजर साहिल को अपनी पैंट की जेब में कंपन महसूस हुई। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर छोटू का नाम दिखा रहा था तो उसने उठा लिया। मिल गई आपके कलेजे को अब ठंडक। ये ही चाहते थे ना आप बहुत पहले से। लो हो गई आपकी इच्छा पूरी। वो हम सबसे बहुत दूर जा चुकी है अब, सिर्फ आपकी वजह से। एक बात याद रखना, उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप है और मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अब कर लेना शादी जिससे आप करना चाहते हैं। रोते हुए उसने कॉल काट दिया तो साहिल के हाथ से फोन छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया, जिसके ना जाने कितने ही अनगिनत टुकड़े हो गए। कुछ सोचकर वो थोड़ी देर बाद खड़ा हुआ। कैप्टन अर्जुन, जल्दी से अपनी पैकिंग खत्म करो और मुझे आकर रिपोर्ट करो। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे जाने के लिए, कहकर वो वहां से निकल गया और अर्जुन उसे देखता ही रह गया। चैप्टर 7। मेजर साहिल रंधावा। तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया, मगर वो सब मेरा अतीत था और मैं वो सब भूल चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी भूल चुके होंगे और नहीं भूले तो भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। मेरे बारे में पता करना बंद कर दो अब। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही नफरत। अतीत में तुमने एक फैसला लिया था और अब मैं ले रही हूँ एक फैसला। भविष्य में कभी मिलना हुआ तो हम अजनबियों की तरह मिलेंगे, याद रखना। कैप्टन तरंगिनी अरोड़ा। सांस छोड़ते हुए उसने वो कागज मोड़ा और अपनी डायरी में संभाल कर रख दिया। पिछले 2 सालों से, जी हाँ 2 सालों से वो ऐसा ही करता आ रहा था। उस वक्त को खोलकर पढ़ता था और वापस अपनी डायरी में रख देता था। साहिल को वो धत तरंगिनी की रूममेट ने दिया था, जिसे उसने तरंगिनी के साथ बातें करते हुए देखा था। जब वो सब अकादमी से जाने लगे थे तब उसने दिया था। तरंगिनी जाने से पहले वो धत लिखकर उसे देकर गई थी साहिल को देने के लिए। पहले पहले तो साहिल की हिम्मत ही नहीं हुई थी उसे पढ़ने की। 1 महीने तक वो धत वैसा ही पड़ा रहा और जब दिल नहीं माना तो उसने वो धत पढ़ ही लिया। तब से वो रोज उस मत को पढ़ते आ रहा है। धत में लिखी हर बात जैसे अब उसके दिमाग में छप चुकी है। एक फौजी होना कितना मुश्किल होता है ना। अपने घर परिवार को छोड़कर सबसे पहले देश के लिए सोचना। हम सबको यही तो सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार से हमें कोई मतलब नहीं होता और प्यार, हाँ प्यार भी करो तो खुद को पता भी ना चलने दो। हम जवानों के पास दिल ही कहाँ होता है आखिर। 11 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग में हमारे शरीर के साथ साथ दिल को भी पत्थर बना दिया जाता है, जो सिर्फ धड़कना जानता है।
वो भी इसलिए क्योंकि खून की सप्लाई पूरे शरीर में भेजना जो होता है। इन 2 सालों में मैंने जाना कि मेरा फैसला गलत था। हाँ, गलत था मेरा फैसला जो मैंने 7 साल पहले लिया था। तरु उर्फ तरंगिनी के चले जाने के बाद मैंने जाना कि मैं भी उससे प्यार करता था। हाँ, प्यार ही तो करता था मैं उससे। उसकी हर एक बचकानी हरकतों से, उसके बचपने से और सबसे ज्यादा उसके बेवकूफ होने से। जब वो मुझे रंधू कहकर चिढ़ाती थी सोचता हूँ तो हंसी आ जाती है। बचपन से उसके करीब रहा और जान ही नहीं पाया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये बात भी मुझे तब एहसास हुई जब वो मुझे अकादमी में मिली थी कैप्टन के रूप में। मैं अंदर ही अंदर दिल से चाहता था कि वो मुझसे बात करे और पूछे कि मैंने वो फैसला क्यों लिया, क्यों उस रात में चला आया। वो मेरे आगे पीछे घूमे हमेशा की तरह जैसा वो हमेशा करती थी जब मैं उससे बात नहीं करता था। तरह तरह की बचकानी हरकतें करके मुझसे बुलवा ही लेती थी वो, मगर उसने ऐसा नहीं किया। शायद वो मुझसे नाराज थी, बहुत नाराज। आखिर मैंने उसका दिल जो दुखाया था, गुस्सा होना तो लाजमी था। मैं चाहता था कि वो मुझसे लड़े जैसे वो हर बात पर मुझसे लड़ती थी, सवाल जवाब करे मेरे साथ। मगर उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वो शांत बनी रही मुझसे मिलने पर और मुझे बेवकूफ बनाती रही कि वो तरु नहीं है। अपने आखिरी वक्त तक वो मुझे बेवकूफ बनाती रही, जिसमें वो कामयाब भी हुई। मगर अब सोचने का क्या फायदा ये सब? अब पछता के क्या फायदा? अब तो वो बहुत दूर जा चुकी है हम सबसे। मुझे कहती थी कि अगर मर भी जाऊंगी तब भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मगर वो तो छोड़कर चली गई मुझे मेरे हालात पर, और वो भी अकेला। मैं चाहता हूँ कि वो फिर वापस आ जाए और मुझे तंग करे और कहे कि वो सब मजाक था, मगर आंखें तो कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने खुद उस दिन घटना वाली जगह पर जाकर उसकी लाश देखी थी जो कि खून से सनी हुई थी, और उसकी नेम प्लेट जो मीडिया वालों ने दिखाई थी। ट्रक के पूरे परखच्चे उड़ रखे थे बम ब्लास्ट के कारण। अपने हाथों से उसकी लाश को आर्मी एम्बुलेंस में रखवाया था मैंने उसके परिवार को देने को। परिवार? उसके परिवार में तो बस पापा ही थे। मम्मी तो जब वो छोटी थी तभी गुजर गई थी। एकलौती थी तो अपने पापा की लाडली थी। तभी शरारती थी पूरे स्कूल, कॉलेज और मोहल्ले में। हर दिन कोई ना कोई धमाचौकड़ी मचाती रहती थी अपनी दोस्त सलोनी के साथ। सलोनी तो उल्टा हमेशा उसका बचाव ही करती थी। लेकिन उसके पापा का क्या हाल होगा उसके चले जाने के बाद? अपनी जवान बेटी की लाश देखकर उन्हें कितना बुरा लगा होगा, इस बात का तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उनके दर्द के आगे तो मेरे दिल की कसक कुछ भी नहीं। मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की इन 2 सालों में। हम पहुंचने वाले हैं मेजर, कैप्टन अर्जुन ने साहिल को बताया। साहिल ने हामी में सिर हिलाया और डायरी को अपने बैग में डाल दिया। अभी जहां वो सब जाने वाले थे उन सबको वहां एक विशेष ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भेजा गया था। क्या है वो विशेष ऑपरेशन? जानने के लिए पढ़ते रहिए बेवकूफ लड़की। चैप्टर 8। क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। राजस्थान का नाम सुनते ही दूर दूर तक फैले रेत के टीले, रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले सजेजे ऊंट, नृत्य संगीत, ग्रामीण रहन-सहन और सबसे ज्यादा वहां के कपड़ों की कारीगरी याद आती है दिमाग में। इसके साथ ही यहाँ के राजपूताना घरानों की वीरता की कहानियां और इतिहास याद आता है। एक तरफ जहां राजस्थान अपने खानपान और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए देश के साथ साथ विदेशी लोगों में भी मशहूर है, वहीं ये अपने हाथों के हुनर की कारीगरी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ के महलों और पुराने घरों में गुलाबी रंग के धौलपुरी पत्थर लगे हुए हैं, जिससे पूरा शहर गुलाबी नजर आता है। जयपुर शहर दिल्ली और आगरा के साथ मिलकर टूरिस्ट सर्किट गोल्डन ट्रायंगल बनाता है, जो पर्यटन के लिए बहुत ही मशहूर है।
जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है और यह शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल है। राजस्थान के 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और फिर बाड़मेर। बाड़मेर की स्थापना बहाड़ राव ने की थी, इसलिए इस शहर का नाम बाड़मेर पड़ा। पुराने समय में इसे मालानी के नाम से जाना जाता था। पूरे राजस्थान की तरह यहाँ भी ग्रामीण आवास और उनमें रहने वाले लोग अपनी संस्कृति की वेशभूषा में नजर आते हैं। बाड़मेर शहर अपने विभिन्न तरह के मेलों के लिए भी जाना जाता है। मार्च के महीने में यहाँ बाड़मेर महोत्सव बनाया जाता है, जिसमें सभी लोग बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। एक तरफ मेले में जहाँ अलग अलग जानवरों की खरीद फरोख्त होती है, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने और हस्तशिल्प से संबंधित स्टॉल लगाए जाते हैं। बाड़मेर में स्थित एक छोटा सा गांव है रोशनमेर। रोशनमेर इसलिए क्योंकि ये गांव रात को जगमगा उठता है दोनों तरफ की एलईडी लाइट्स की रोशनी से, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा में लगाई गई है सरहद की निगरानी के लिए। सीमा में होने के बावजूद इस गांव में ज्यादातर शांति ही रहती है, बस कभी कभार माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कहने को रोशनमेर गांव छोटा है, मगर तीज त्योहारों में यहाँ के लोगों की भागीदारी देखते ही बनती है। कुल मिलाकर 30 परिवार रहते हैं इस गांव में, सभी मिलजुल कर। गांव में 2 लोगों की ही बात को लोग ज्यादा मानते हैं। एक है गांव की मुखिया तेज सिंह राणा और दूसरे हैं गांव के ही जमींदार सुशील शेखावत। वैसे मुखिया से ज्यादा जमींदार जी की ही चलती है। उनकी बातों पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत काम करवाया है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी वजह से गांव के लोगों को रोजगार मिला है। बाड़मेर शहर में शेखावत जी की अपनी फैक्ट्री है कपड़ों की, जिसमें राजस्थानी तरीके से पारंपरिक वेशभूषा बनाई जाती है और बाहर देशों में निर्यात की जाती है। इसके साथ ही गांव की महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह भी बना रखा है, जिसमें जो भी महिलाएं कढ़ाई करना चाहती है हाथों से कपड़ों में, उन्हें शामिल किया गया है। इनके लिए सारा ऑर्डर बाहर से आता है और तय समय में उसे पूरा करके बाहर सप्लाई कर दिया जाता है। ये सारा काम अभी तक शेखावत जी ही देखते थे, मगर जब से उनकी बेटी ने उनका हाथ बांटना शुरू किया है तब से उन्हें ज्यादा मुनाफा होने लगा है और गांव वाले भी खुश है बहुत। मुखिया का एक बेटा है जो शेखावत जी की बेटी के साथ ही पढ़ता है। दोनों बचपन से साथ रहे, खेले कूदे और स्कूल गए। दोनों ही फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही हैं मुंबई के कॉलेज से। इधर गांव के ही आखिरी छोर में मौजूद सेना का बेस कैंप है। गांव वालों का सेना के साथ भरपूर सहयोग रहता है। आखिर वो सब हमारी सुरक्षा के लिए ही तो अपनी जान को दांव पर लगाते हैं, ताकि देश के लोग चैन से रहे सुरक्षित होकर। जब भी कभी तनावपूर्ण स्थिति रहती है गांव में, तब गांव वाले सेना का हमेशा साथ देते हैं। चाहे वो खाने पीने की मदद हो या दुश्मनों से बचने के लिए बंकर तैयार करना, सेना के जवान भी गांव के लिए अपना सहयोग देते रहते हैं। ना जाने क्यों 1-2 दिन से ज्यादा हलचल हो रखी है वहां पर। तभी वहां पर एक मिलिट्री ट्रक आकर रुकता है और उसमें से जवान उतरना शुरू हो जाते हैं एक एक करके लाइन से। 2 जवान कैंप में मौजूद ऑफिस की तरफ चल पड़ते हैं। वेलकम मेजर एंड कैप्टन। लेफ्टिनेंट जनरल आपका ही इंतजार कर रहे हैं अंदर। सूबेदार मेजर ने उन्हें पहले सैल्यूट किया, फिर उन्हें अपने साथ ऑफिस की तरफ लेकर चल पड़े। वो वहीं ऑफिस के बाहर खड़ा हो गया और उन्हें अंदर जाने का इशारा किया तो दोनों अंदर चले गए। जय हिंद सर, दोनों ने उन्हें सैल्यूट मारा। आह, जय हिंद मेजर साहिल एंड कैप्टन अर्जुन, कम हैव अ सीट। उन्होंने उनके सामने लगी कुर्सी की तरफ इशारा किया तो वो दोनों बैठ गए। मेजर, तुम तो जानते ही हो कि तुम सबको एक खास ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बुलाया गया है। बस इस बात का ख्याल रहे कि इसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं लगनी चाहिए, खासकर गांव वालों को।
अब इसके लिए तुम्हें कोई भी प्लान बनाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मेरी तरफ से तुम्हें फुल सपोर्ट है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन याद रहे इसमें किसी भी बेसूर इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, उन्होंने सख्त निर्देश दिया। यस सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की, उसने आश्वासन दिया। ओके, अब तुम दोनों जा सकते हो, कहकर उन्होंने उन दोनों को जाने का इशारा किया तो वो दोनों सैल्यूट मारकर ऑफिस से बाहर आ गए। इस कहानी में मौजूद गांव और पात्र काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद है। चैप्टर 9। मुखिया जी, दो सेना के जवान आपसे मिलना चावे से, राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए एक गांव के आदमी ने कहा। उसने सिर पर पगड़ी और नीचे सफेद रंग का धोती कुर्ता पहन रखा था। उसके दाएं हाथ में एक लाठी भी थी। आने दो उन्हें, उसने उस ग्रामीण आदमी को उन्हें अंदर आने देने का इशारा किया। उसके कहते ही वो आदमी बाहर चला गया और दो जवान अंदर आ गए। आइए आइए पधारिए मेजर सा और कैप्टन सा। थाम दोनों का घनी स्वागत से म्हारे गरीब खाने में तेज सिंह राणा ने दोनों का स्वागत करते हुए उन्हें दो कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जो वहीं पर खड़ा एक लड़का लेकर आया था। अभी जा छोरे, जरा चाय लेके आ, दोनों फौजी साहब के लिए इलायची डाल के उसने उसी लड़के को चाय लाने के लिए कहा। जी रहने दीजिए मुखिया जी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, साहिल ने मना करते हुए कहा। तो फिर के लोगे फौजी साहब, तेज सिंह ने पूछा साहिल के मना करने के बाद। कुछ भी नहीं मुखिया जी, बस हम आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, और वो भी अकेले में। साहिल ने उसी लड़के की तरफ देखा। साहिल की बात सुनकर मुखिया ने उसी लड़के को आंखों के इशारे से बाहर जाने को कहा, जिसे समझकर वो लड़का वहां से बाहर चला गया और बाहर जाने से पहले उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। बताइए के बात करनी से थाम दोनों ने, मुखिया जी ने साहिल और अर्जुन की तरफ देखा। देखिए, आप तो जानते ही है कि आपका ये गांव संवेदनशील एरिया में आता है, बॉर्डर के। यहाँ पर कभी भी कोई भी और कहीं से भी हमला कर सकता है गांव में, साहिल ने कहा तो मुखिया जी ने उसकी बात सुनकर उसे आगे बोलते रहने का इशारा किया। हमने सोचा है कि हमारी टुकड़ी में से कुछ जवान गांव की भी निगरानी करेंगे, गांव में ही रहकर, ताकि किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थिति से बचा जा सके सही समय पर। इसके लिए हर दिन 5 जवान गांव में आएंगे, बदल दल कर साहिल ने अपनी बात खत्म की, जिसे सुनकर तेज सिंह कुछ देर सोचते रहे शांति से। मैंने थारी सारी बात सुनी फौजी साहब, और सोचा भी, जैसा थाम कहन लाग रहे हो वैसा नहीं हो सकता। हमेशा हम सब गांव वालों ने मिलकर सेना की मदद की है जंग के समय, और आगे भी करते रहेंगे, मगर ये नहीं हो सके। उसने अपना फैसला सुनाया। मगर ये गांव की सुरक्षा के लिए है मुखिया जी, अर्जुन ने बीच में अपनी बात कही। इस गांव में कदे भी सेना नहीं आई है फौजी जी, और ना ही कदे आवेगी। म्हारे रहते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त उनकी आवाज में हल्का गुस्सा था। अगर आप चाहे तो हम जवानों को सादे घर के कपड़ों में ही भेजेंगे, जिससे गांव वालों को भी पता नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा, साहिल ने सुझाव सुझाया, जिसे सुनकर तेज सिंह गुस्सा हो गया। थाम दोनों ने कितनी बार कहूं कि जो थाम चाहो सो वो ना हो सके से कदे भी। ये गांव सेना की घनी इज्जत करे से तो थारी बेहतरी इसी में से कि थाम दोनों चले जाओ एटेते, वरना मने अपने आदमी बुलान में ज्यादा देर ना लगेगी। उसके इतना कहते ही कमरे का दरवाजा खुला और 4 आदमी अंदर आ गए। सबके हाथों में एक एक लठ थी और उनका चेहरा पूरे गुस्से से भरा हुआ था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उन्होंने अपने मुखिया की गुस्से से भरी हुई आवाज सुन ली थी। साहिल और अर्जुन के पास वहां से जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो दोनों चुपचाप वहां से बाहर आ गए। ये मुखिया भी ना जाने कैसा है जो बात नहीं मान रहा, बल्कि हमारे पर ही गुस्सा कर रहा है उल्टा। पता नहीं उसे हमारी कौन सी बात बुरी लगी, कैप्टन अर्जुन ने साहिल को कहा।
साहब, साहब। उन दोनों को किसी की आवाज सुनाई दी तो उन्हें वही लड़का उनकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा था जिसे तेज सिंह ने चाय लाने को कहा था। मने माफ करना आप दोनों की बातें सुनने के लिए, मगर एक शख्स है जो आप दोनों की मदद कर सके से, और वो से सुशील शेखावत। वो हमारे गांव के जमींदार से, और उनकी बात को कोई भी ना टाल सके, यहाँ तक कि मुखिया जी भी नहीं। पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करे से ते, उनकी हर बात माने से। उस लड़के ने जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म की। तुम्हारा नाम? साहिल ने उसे प्यार से पूछा, जो इस वक्त उनकी मदद के इरादे से आया था। भोला। म्हारा नाम भोला से, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भोला, तुमने हमारी मदद क्यों करी? मेरा मतलब है कि मुखिया जी ने तो साफ मना कर दिया हमारी बात मानने से, साहिल ने पूछा। आप सब सेना से हो जो बॉर्डर पर रहकर हमारी हिफाजत करे से, धूप ठंड सब सहकर अपने परिवार से दूर रहकर, और वैसे भी आपकी बात कौन सा गलत से है, तो गांव भले के लिए ही, बस इसलिए मैंने मदद की। उसने अपनी बात खत्म की। भोला की बात सुनकर साहिल अपनी सोच में पड़ गया। परिवार, जिस परिवार से वो 7 साल से दूर है, मिलना और फोन पर बात तो बहुत दूर की बात है, उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है उसके पास। तो भोला, तुम हमें अपने जमींदार का पता बता सकते हो जहां वो रहते हैं? कैप्टन अर्जुन ने भोला से पूछा, जब साहिल अपनी ही सोच में गुम था। चैप्टर 10। बड़ी खुश नजर आ रही तू। आखिर क्या बात है? उसने उसके खुश होने की वजह पूछी। खुश नहीं रहूं तो क्या दुखी रहूं मैं? खुशी की ही बात है। आखिर पूरे 4 साल बाद गांव जाऊंगी मैं अपने, और तू भी तो चल रहा है साथ में। तुझे खुशी नहीं है क्या? उसने अपना सामान पैक करते हुए कहा। मैं भी खुश हूं बहुत। इतने सालों बाद माम बापू से मिलूंगा। उन्हें देखे बगैर कितना समय हो गया। वो उनकी फोटो निहारने लगा। हम्मा, आंटी से तेरी शिकायत लगाऊंगी कि इसने मेरा ध्यान नहीं रखा बिल्कुल भी, वो शिकायत करने लगी। अरे मरवाएगी क्या मुझे अब? इतना तो तू भी नहीं रखती अपना ध्यान जितना कि मैं रखता हूं तेरा। यहाँ पर आने से पहले माँ ने साफ कहा था कि तेरा ध्यान रखूं, वरना मैं तो तेरी तरफ देखता भी नहीं। उसने उसकी तरफ ना देखने का नाटक किया। हाँ, तू क्यों देखने लगा भला मुझे? तू तो उस सपना को देखता रहता है हमेशा। उसने उस पर ताना कसा। मैं नहीं देखता था उसे, वो ही हमेशा मुझे देखती थी। उसने अपनी सफाई दी। तो फिर किसे देखता था तू? हूँ बताना। देख, मुझसे मत छुपा। तू कहे तो आंटी को बताऊं कि तेरी शादी की बात चलाए उससे। वो उसके करीब आ गई और गौर से उसे ही देखने लगी। हट पागल है तू भी। कोई नहीं है, और ना ही मैं किसी को देखता था। मुझे कॉलेज में कुछ काम है, वो पूरा करके आता हूँ। वो उसके सामने से हटा और वहां से जाने लगा। देखता तो मैं तुझे ही था, मगर तेरा ध्यान कभी मुझ पर गया ही नहीं पागल। पीछे मुड़कर उसने उसे देखा और मुस्कुराकर वहां से चला गया। 500 वर्ग गज में फैली हुई आलिशान 3 मंजिला शेखावत हवेली, जो अपने आप में खुद की एक कहानी समेटे हुए है। हवेली को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। हवेली के हर कोने से रईसी साफ झलक रही है। दीवारों में लगे हुए शो पीस और तस्वीरें इस बात की गवाह है कि पैसे की कोई कमी नहीं है हवेली वालों को। बैठक घर में एक सीढ़ी दाएं तरफ है और दूसरी बाएं तरफ। दोनों सीढ़ी मिलकर बीच में एक दूसरे को जोड़ रही है, और यहीं से होकर रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी फिलहाल हवेली में साफ सफाई का काम चल रहा है। हवेली के सभी नौकर सावधानी से अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली आने वाली हो और उसकी तैयारियां चल रही हो। हवेली के ही बैठक घर में गांव के लोगों का तांता लगा हुआ है। सभी अपनी अपनी परेशानियों के हल के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। तभी सीढ़ियों से एक शख्स नीचे उतरता है, जिसे सभी लोग गौर से देखने लगते हैं। सभी उसके आते ही हाथ जोड़ने लगते हैं।
उनकी आंखों में साफ उस शख्स के लिए इज्जत और सम्मान नजर आ रहा है। वो शख्स भी नीचे उतरते ही सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन करता है और सामने लगे लकड़ी के बड़े से सोफे पर बैठ जाता है। बाकी लोग भी आसपास लगे हुए सोफों पर बैठ जाते हैं। खड़ी खंबा आप सबने। सब बारी बारी अपनी समस्या जमींदार साहब के पास सुनावंगे। शेखावत जी के बगल में खड़े मुंशी जी ने सबको बताया। प्रणाम जमींदार सा, म्हारी छोरी का ब्याह से अगले हफ्ते हमारे भाग खुल जाते अगर आप अपना आशीर्वाद उससे दे देंगे। सामने खड़े आदमी ने हाथ जोड़कर विनती की। मुंशी जी, हमारी तरफ से इन्हें 1 लाख रुपए का शगुन दे दीजिए शादी के लिए और खाने पीने की सभी जरूरी वस्तुओं का प्रबंध करवाकर इनके घर भेज दीजिए। ध्यान रखिएगा कोई कमी नहीं होनी चाहिए शादी में। सुशील शेखावत ने जैसे ही मुंशी को आदेश दिया वो शख्स खुशी से उनके कदमों में गिर पड़ा। सुशील शेखावत ने खड़े होकर उन्हें अपने पैरों से उठाया। बड़ों के हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए। आप बस मुझे और मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए। वो मुस्कुराने लगे तो उस शख्स ने उनके सिर पर हाथ रख दिया। थारे को म्हारी भी उम्र लग जाए जमींदार सा, और थारी बिटिया ने जो गांव की महिलाओं के लिए किया से उसके लिए तो उसका जितना भी आभार जताओ उतना ही कम पड़ेगा। म्हारी छोरी भी तो उसकी ही वजह से अपने पैरों में खड़ी से, वरना थे गांव में तो कोई काम ही ना से कब से मर्दों के लिए, औरतें तो घनी दूर की बात से। उसने उनका आभार जताया और खुशी खुशी वहां से चला गया। ठाकुर साहब, म्हारा छोरे का सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया से, मगर म्हारे पास उतने पैसे ना से जो उसने वहां भेज सकूं पढ़न वास्ते। उसने अपनी मजबूरी जताई। आज के समय में पढ़ाई बहुत जरूरी है भाई, और तुम्हारा बेटा तो शुरू से ही होशियार है पढ़ाई में। तुम चिंता करो, मुझसे जितना हो सकेगा उतनी मदद करूंगा मैं। उन्होंने उसे आश्वासन दिया। मुंशी जी, जहां इनके बेटे का सिलेक्शन हुआ है उस कॉलेज से बात कीजिए खर्चे के बारे में और उसका दाखिला करवाइए वहां। उन्होंने उसे जानकारी लेने को कहा लड़के की और कॉलेज की। शेखावत जी, इस उम्र में थक गया हूँ जमीन के लिए चक्कर लगाते लगाते, मगर कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मेरे रिश्तेदार ही मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। पुलिस, कोर्ट कचहरी सब जगह के चक्कर लगा लिए न्याय के लिए, मगर सिर्फ कोरी आश्वासन के सिवा और कुछ ना मिला। अब बस आप ही एकमात्र सहारा है इस उम्र में मेरे लिए। रोते हुए वो उनके पैरों में गिर पड़ा। सुशील जी ने उन्हें अपने पैरों से उठाया और उन्हें अपने बगल में बैठा दिया। झुर्रियों से भरे हुए चेहरे पर आंसुओं से निशान बन चुके थे। उन्होंने घर में मौजूद एक नौकर को पानी लाने के लिए कहा। वो पानी लेकर आया तो उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को पानी पीने के लिए दिया। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतनी पूरी कोशिश करूंगा। आप एक काम करिए, अपनी जमीन के जो दस्तावेज है वो आप मुंशी जी को दे दीजिए। एक वकील मेरा दोस्त है, मैं उससे सलाह लेकर देखता हूँ कि क्या हो सकता है। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और मुंशी जी को कहकर उन्हें घर भिजवा दिया। ऐसे ही एक एक करके लोग अपनी फरियाद लेकर आते रहे और उन्होंने सबको उनकी मदद का पूरा आश्वासन दिया। अब बैठक घर पूरा खाली हो चुका था। सभी लोग जा चुके थे। जमींदार जी भी अपनी जगह से उठे और ऊपर की तरफ जाने लगे। तभी उन्हें सामने की तरफ से भोला आता हुआ नजर आया। चैप्टर 11। लगता है उन्हें हम पर शक हो गया है या कोई खबर उनके हाथ लगी है। तभी वो गांव की निगरानी के लिए पूछने आए थे। अभी कुछ दिनों तक शांत रहते हैं सब, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। अपने सभी आदमियों को शांत रहने के लिए कहो, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ। उसने फोन में किसी को खबर दी और फोन रख दिया। हम गांव में ही रहकर गांव की निगरानी करना चाहते हैं। इसके लिए हर रोज 5 जवान इस गांव में आया करेंगे बदल बदल कर। अगर सेना की वर्दी से कोई समस्या है तो हम सिविल कपड़ों में जवानों को भेजेंगे, जिससे किसी को कोई समस्या नहीं होगी। साहिल ने उनकी तरफ देखते हुए अपनी बात खत्म की। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप मेजर,
भला हमें क्या परेशानी होगी सेना से, बल्कि आप लोगों के कारण ही तो हमारा देश चैन की नींद सो पाता है और हमारा गांव भी। इतिहास गवाह रहा है कि ना कभी गांव वालों की वजह से सेना को कोई परेशानी हुई और ना ही कभी गांव को सेना की वजह से। युद्ध की परिस्थिति में भी दोनों ने एक दूसरे का हमेशा ही साथ दिया है और हमेशा देते रहेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा हर तरीके से सहयोग आपके साथ रहेगा। सुशील शेखावत ने उसकी बात पर सहमति जताई। धन्यवाद जमींदार जी, हमारी बात को समझने के लिए। आपने हमारा काम आसान कर दिया। हम पहले मुखिया जी के पास गए थे उनसे पूछने, मगर उन्होंने सख्त मना कर दिया, ना जाने क्यों, और गुस्सा भी कर रहे थे हमें। वो तो जब हम वहां से निकल गए वापस जाने के लिए तब हमें भोला मिला और इसने हमें आपके बारे में बताया। यही हमें आपके घर लेकर आया है। कैप्टन अर्जुन ने उन्हें पूरी बात बताई। उसका स्वभाव ही ऐसा है, शुरू से गुस्से वाला। वो क्या है ना, आज तक गांव में कभी सेना नहीं आई तो शायद इसलिए मना किया होगा उसने। लेकिन आप हम सब गांव वालों के लिए ही तो सोच और कर रहे हैं सब, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगा उसे। सुशील ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया मुस्कुराते हुए। एक बात फिर से शुक्रिया आपका हमें समझने के लिए। तो हम जवानों को सेना की वर्दी में भेजें या सिविल कपड़ों में? मेजर साहिल ने पूछा। जैसा आपको ठीक लगे, मगर मेरा मानना है कि अगर वो सिविल कपड़े पहनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गांव में महिलाएं भी हैं और बच्चे भी। अगर वो जवानों को अपने गांव में देखेंगे तो उनके मन में डर का माहौल बैठ जाएगा और सोचते रहेंगे कि आखिर क्या बात है जो सेना यहाँ पर है। सभी जवान सिविल कपड़ों में रहेंगे तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं आएगी और ना ही गांव वालों को। उन्होंने अपनी बात का कारण बताया। मेरा भी यही मानना है। अब हम चलते हैं, हमें अपने सीनियर को भी रिपोर्ट करना है। मेजर साहिल और कैप्टन अर्जुन वहां से चले गए। ये जमींदार कितना अच्छा आदमी है जो इसने हमारी बात समझी, वरना वो मुखिया तो हमें ही आंखें दिखा रहा था। कैप्टन अर्जुन ने अपनी मन की बात कही, लेकिन साहिल ने बदले में कुछ नहीं कहा, बल्कि वो कुछ सोच रहा था। अब तू क्या सोच रहा है? अर्जुन ने पूछा। कुछ नहीं, साहिल ने उसके सवाल को इग्नोर किया। अगले दिन। कैसे हो मुखिया? सुशील ने मुखिया के घर आते ही उसका हालचाल पूछा। थारी ही मेहरबानी से जमींदार सा और छोरी के आने की तैयारी हो गई से थारी? मुखिया ने पूछा। हाँ तेज सिंह, कुछ तैयारी हो गई है और कुछ बाकी है। उसके आने तक सब हो जाएगा। वो मुस्कुराने लगे। ठीक से जमींदार सा, और कुछ जरूरी काम से के जो थारे को म्हारे घर आना पड़ा? तेज सिंह ने उनके आने की वजह पूछी। हाँ तेज सिंह, कल मेरे पास मेजर आए थे गांव की निगरानी के बारे में पूछने। उन्होंने उसे पूरी बात बताई। म्हारे पास भी आए थे वो दोनों, पर जमींदार सा आप तो जाने ही हो कि म्हारे गांव में आज तक कभी भी सेना ना आई। तेज सिंह ने अपना कारण बताया उन्हें मना करने का। मगर तेज सिंह, उनका ये कदम तो हमारे गांव और हम सब की सुरक्षा के लिए ही है ना। कौन सा उन्हें कुछ फायदा मिल रहा है इन सब से? उन्होंने उसे समझाया। मगर जमींदार सा, मुखिया इतना ही बोल पाया कि सुशील जी आगे बोल पड़े। अगर मगर कुछ नहीं तेज सिंह, मैं उनको जुबान दे चुका हूं। कुछ ही दिनों में वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। मैंने उन्हें सिविल वर्दी में आने को कहा है ताकि गांव में किसी को भी डर ना महसूस हो उन्हें देखकर। जमींदार ने अपनी बात कही। अब आपने जुबान दे ही दी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता जमींदार सा। आपने कुछ सोच के ही फैसला लिया होगा, और वैसे भी पूरा गांव म्हारे से ज्यादा आपकी बात माने से तो म्हारे बात की कोई कीमत नहीं रह जाती। उसकी बातों से साफ उसकी हार झलक रही थी। ऐसी बात क्यों करे हो तेज सिंह? तुम इस गांव के मुखिया हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस गांव में। उन्होंने उसकी तारीफ की और उसकी निराशा को दूर करना चाहा।
बदले में तेज सिंह चुप ही रहा। तुम्हारा भी तो बेटा आ रहा है इतने सालों बाद। तुमने कोई तैयारी नहीं की क्या उसके आने की? उन्होंने एक तीर चलाया जो सीधा निशाने पर लगा। तेज सिंह अपने बेटे से बहुत प्यार करता था, करी से ना जमींदार सा। जब वो आएगा तो पूजा रखवाई से उसके खातिर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। चलो अच्छी बात है। इसी बात पर तुम्हारा भी स्वागत है पार्टी में, उन्होंने उसे बताया। पार्टी किस बात की जमींदार सा? तेज सिंह ने पूछा। तमन्ना के आने की खुशी में रखी है, उन्होंने बताया। घनी अच्छी बात से जमींदार सा, उसने तारीफ की। और पूरे गांव में भी ये बात बता देना कि मेरी तरफ से पार्टी है सबको, उन्होंने उसे सबको बता देने को कहा। ठीक से जमींदार सा, आपका काम हो जाएगा, उसने उन्हें दिलासा दिया काम हो जाने का। चैप्टर 12। जल्दी जल्दी सब अपने हाथ चलाओ। छोटी राजकुमारी जी के आने का समय हो गया है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, उसने सबको हिदायत दी तो सब अपना अपना काम करने लगे। आखिरकार शेखावत हवेली एक दुल्हन की तरह सज गई, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही थी अंदर से भी और बाहर से भी। रोशनमेर में रात होने वाली थी मगर शेखावत हवेली लड़ियों और लाइटों की रोशनी से जगमगा रही थी। ढलते सूरज की संतरी किरणों से रोशनमेर नहा चुका था। डाइनिंग रूम में एक बड़ी सी गोलनुमा टेबल पर विभिन्न प्रकार की खाने की डिश रखी हुई थी। टेबल इतनी बड़ी थी कि उसमें 1 दर्जन लोग बैठकर आराम से खाना खा सकते थे। डाइनिंग टेबल सागवान की लकड़ी से बनी हुई थी, जिसमें करीने से नक्काशी की गई थी। ऊपर के हिस्से में कांच लगाया गया था जो आईने की तरह साफ चमक रहा था। टेबल के एक हिस्से में सुशील शेखावत जी बैठे हुए थे। हुकुम, राजकुमारी जी की पसंद का सब खाना बन चुका से, रसोइया ने उनके पास आकर कहा और उनसे कुछ दूरी बनाकर खड़ा हो गया सिर झुकाकर। ठीक है लखन, तुम जा सकते हो, उन्होंने उसे जाने का इशारा किया। जमींदार जी, तमन्ना जिस गाड़ी में आने वाली थी वो आ चुकी है मगर वो खाली है, मुंशी जी ने उन्हें बताया तो सुशील जी मुस्कुराने लगे। मुझे पता है वो कहाँ होगी। रहने दो, वो खुद ही आ जाएगी, उन्होंने बेफिक्री से कहा। अरे छोरी, थारे कारण ही तो ये सब होवे से, वरना इस गांव में कहाँ हम औरतों की सुने से कदे। एक मध्यम उम्र की महिला उसे ही देखी जा रही थी प्यार से। उसने राजस्थानी घाघरा चोली पहना हुआ था। काकी, अब ना जमाना बहुत बदल गया है। औरतें कहाँ से कहाँ जा रही है, तो फिर मेरा गांव क्यों पीछे रहे सबसे। आप देखना, अभी तो शुरुआत है, आगे तो बहुत कुछ होगा। अंग्रेज खुद आएंगे हमारे पास अपना ऑर्डर लेकर हमसे कपड़े बनवाने। काकी जी, प्लीज हमारा ऑर्डर तैयार करवा दो, उसने किसी अंग्रेज की एक्टिंग उतारते हुए कहा और हंसने लगी तो उसके साथ सभी औरतें भी हंसने लगी। कहने को तो तुम राजकुमारी हो मगर तुम हम सबसे मिलने आई सबसे पहले। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी हम सबके लिए, एक महिला ने उसे आशीष देते हुए कहा। ताई जी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे कोई भी राजकुमारी नहीं कहेगा। मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना तो आप सब मुझे मेरे नाम से बुलाइए या फिर बिटिया, बेटी, छोरी। वो अपना नकली गुस्सा दिखाने लगी सबको। ठीक से राजकुमारी, मेरा मतलब तमन्ना बिटिया। अब ठीक है, उनमें से एक औरत कहने लगी। अब हमें चलना चाहिए, तमन्ना बहुत देर हो गई है और अंकल भी परेशान होंगे तुम्हारे लिए। परेशानी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। क्या अर्पण, तुम भी? अभी तो आए हैं हम यहाँ इतने सालों बाद और तुम चलने की बात कर रहे हो। मुझे कुछ देर यहीं रुकना है सबके साथ, उसने मना कर दिया तो वो ज्यादा परेशान हो उठा। देखो अब तो हमारी पढ़ाई भी खत्म हो गई है तो अब हम यहीं रहेंगे ना, तो तुम यहाँ अब कभी भी आ सकती हो सबसे मिलने। क्यों काकी, सही कह रहा हूँ ना मैं? उसकी आवाज से ही पता चल रहा था कि वो कितना परेशान है। हाँ छोरी, अर्पण सही कह रहा से। तू कल आ जाना सुबह हम सबसे मिलने। अभी तू अपने घर जा।
जमींदार जी भी थारे खातर घनी परेशान होंगे। जब वहां मौजूद सभी औरतों ने तमन्ना से घर जाने की जिद की तब जाकर वो मानी। अभी तो मैं जा रही हूँ मगर मैं कल जरूर आऊंगी यहाँ आप सबसे मिलने। उसने सबसे विदा ली जाने के लिए और अर्पण के साथ वहां से घर की तरफ निकल गई। पापा, कैसे हो आप? तमन्ना ने उनके गले लगते हुए पूछा। वो जैसी ही हवेली पहुंची तो उसने सामने सुशील जी को देखा, जो हल्के परेशान से थे। वो सीधा जाकर उनके गले ही लग गई। तब जाकर उनकी परेशानी खत्म हुई। मैं अच्छा हूँ हमेशा की तरह। उन्होंने उसे खुद से अलग किया और ध्यान से उसे देखने लगे। प्रणाम अंकल। अर्पण ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। जीते रहो बेटा। कैसे हो तुम? मेरी बेटी ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना इतने सालों में? उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। अच्छा हूँ अंकल। हाँ, बहुत तंग किया इसने मुझे, उसने छेड़ते हुए कहा तो वो उसे मारने लगी। पापा ये झूठ बोल रहा है, उसने तुनक कर कहा तो वो दोनों हंसने लगे। चलो अंदर चलो तमन्ना और अर्पण तुम भी खाना खाकर जाना। सुशील जी ने अंदर चलने का इशारा किया। नहीं अंकल, अब मैं चलता हूँ ज्यादा समय हो गया है। मैं तो बस तमन्ना को छोड़ने आया था यहाँ तक क्योंकि रात हो गई थी तो अकेली कैसे आती, उसने वजह बताई। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं क्योंकि मुखिया जी भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। मुंशी जी अर्पण को उसके घर तक भेज दीजिए कार में। उन्होंने मुंशी की तरफ देखा तो मुंशी ने अर्पण को कार के अंदर बिठाकर उसे उसके घर भेज दिया। आपका स्वागत से राजकुमारी हवेली में। मुंशी ने तमन्ना का स्वागत किया। मुंशी जी मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे राजकुमारी मत बोल कीजिए, उसने नाराजगी से कहा। मगर रहेगी तो आप राजकुमारी ही, मुंशी जी ने जवाब दिया। पापा, देखो ना मुंशी जी नहीं मान रहे, उसने शिकायत की। बेटा, उन्हें बोलने दीजिए जो वो आपको बोल रहे हैं। आखिर हो तो आप राजकुमारी ही। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारा विश्वास कभी मत तोड़िएगा। सुशील जी गंभीर हो गए। पापा, हम वादा करते हैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, उसने विश्वास दिलाया तो वो अब मुस्कुराने लगे। चलिए, अपने कमरे में जाइए और फ्रेश हो जाइए। लखन ने आपकी पसंद का सारा खाना बनाकर रखा है, उन्होंने उसे बताया। हाँ पापा, जो मैंने इन 4 सालों में सबसे ज्यादा याद किया वो है लखन काका के हाथों से बना खाना और मुझे भूख भी बहुत जोर से लगी है। मैं जाती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ। ठीक है, उसने कहा तो उन्होंने हामी भर दी। मुंशी जी तमन्ना का सारा सामान उसके कमरे में रखवा दीजिए, उन्होंने मुंशी को आदेश दिया और खुद डाइनिंग रूम की तरफ चल पड़े। हमें गांव में जाने की इजाजत मिल गई है तो अब से हमारी टुकड़ी में से हर दिन 5 जवान वहां जाएंगे सिविल कपड़ों में और वहां की निगरानी करेंगे। हर आदमी, औरत और हर तरह की गतिविधि पर आप सब लोगों की बास की तरह नजर होनी चाहिए। साहिल ने सबको कड़ा निर्देश दिया। मगर हम सबको यहाँ क्यों भेजा गया है? बस इतना बताया कि स्पेशल ऑपरेशन करना है। संजय ने अपनी मन की बात कही। सही वक्त आने पर सब बता दिया जाएगा। अभी जो बोला गया है उस पर अमल करो, कैप्टन अर्जुन ने उसे सख्त हिदायत दी। मगर कुछ पता चला, वो पूरी बात बोल पाता कि उसे पहले साहिल अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आ गया। जितना कहा गया है उतना ही काम करना है। सोचने का काम तुम्हारा नहीं है। हमें जैसे ही ऑर्डर्स मिलेंगे तुम सबको उसी समय बता दिया जाएगा। अंडरस्टैंड एवरीवन, वो जोर से चिल्लाया मुड़ते हुए। यस सर, सबने गर्मजोशी से जवाब दिया। डिसमिस, उसके इतना कहते ही सब उस कमरे से एक एक करके चले गए। क्या सोचा है साहिल तुमने? हमने जो सोचा है वैसा हो पाएगा, अर्जुन ने पूछा। ये तो वक्त ही बताएगा कि उसके गर्भ में क्या है और हमारा ऑपरेशन पूरा होगा या नहीं, क्योंकि वक्त से बड़ा कोई नहीं होता।
मगर हम फौजी हैं तो हमें हर हालत से निपटने के लिए तैयार रहना होगा और रणनीति बनानी होगी अपने ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए। चैप्टर 13। अर्पण छोरे, किसा है रे तू? कितने साल हो गए थारे को देखे बगैर, अब जाके इन आँखों को सुकून मिला है। मुखियाइन ने जब अर्पण को देखा तो उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे खुशी के। बस कर रे डाबरी, अब रुलाएंगे के छोरे को। घनी दूर से आया है छोरा, भूख लाग रही होगी उसने, कुछ खान वास्ते तो लिया छोरे के लिए, मुखिया जी ने टोका। अरे वो तो मैं भूल ही गई थी, अभी लाऊं हूँ मैं थारे वास्ते खाना। मुखियाइन जी रसोई में चली गई अर्पण के लिए खाना लाने। थारी माँ भी ना एकदम बावली से, थारे को देखते ही सब भूल जावे शुरू से ही। फिर अब तो तू 4 साला में आया है घरे, मुखिया जी ने अर्पण को समझाया तो वो मुस्कुराने लगा। जानता हूँ बापू माँ ने मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उसने कहा। और छोड़ के आ गया तमन्ना ने, उन्होंने पूछा। हाँ बापू, उसको उसके घर में छोड़कर आया हूँ। जमींदार जी भी वहीं थे, उन्हीं के कहने पर उनके ड्राइवर ने मुझे यहाँ तक छोड़ा। उसने सारा किस्सा सुनाया। ठीक से, पहला तू अच्छे से खाना खा ले, बातें तो बाद में भी हो जावेगी। उन्होंने मुखियाइन जी को आते हुए देख लिया जो उन दोनों के लिए ही खाना ला रही थी। वाह लखन काका, मजा आ गया आपके हाथों का बना खाना खाके। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर नई फुर्ती आ गई हो, सारी थकान रफू चक्कर हो गई। वो चहकने लगी तो लखन काका और जमींदार जी भी मुस्कुराने लगे। और खाओ राजकुमारी, बड़े दिनों बाद आप घर का खाना खा रही है। लखन ने उसके प्लेट में और खाना डाला। पापा आप भी खाओ ना, आप ऐसे क्या देख रहे हैं मुझे? तमन्ना ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा। देख रहा हूँ कि मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, जो सबके बारे में तो सोचती हूँ मगर अपने बारे में कभी नहीं सोचती। बस जो मिलता है उसी में खुश रहती है। सुशील जी गंभीर हो गए। पापा मुझे अपने बारे में सोचने की क्या जरूरत, जब आप हो मेरे बारे में सोचने के लिए। उसने अपने मुंह में खाने का निवाला डाला। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटी, मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा अब, सुशील जी अपने ही उधेड़बुन में बोले, जबकि तमन्ना अपना खाना खाती रही। ये सब मेरे लिए किया आप सब लोगों ने? उसने अपने चारों तरफ देखते हुए पूछा। कमरे को बड़े ही अच्छे तरीके से सजाया गया था और वहां पर काम करने वाली सभी औरतें और लड़कियां इस वक्त वहां मौजूद थी। जब तुमने हम सबने लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है तुम्हारे लिए कुछ करने का। ज्यादा कुछ तो नहीं कर सके मगर इतना ही हो सका। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा भी कि नहीं, वहां मौजूद एक औरत ने मायूसी के साथ कहा। काकी आप मायूस क्यों हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों ने जो भी किया है। हमेशा कुछ करने वाले की नीयत देखी जाती है, ना कि उसकी हैसियत। मैं आज बहुत खुश हूँ, तमन्ना ने अपनी खुशी जाहिर की। जैसे जमींदार जी है ठीक वैसे ही तुम भी हो, हमेशा सबके बारे में सोचने वाली और सबकी मदद करने वाली। पास खड़ी दूसरी औरत ने कहा। ताई जी जिनको भगवान देते हैं उन्हें हमेशा दूसरों को देते रहना चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो काम रही हूँ वो सफल हो जाए, उसमें मुझे सफलता मिले। उसकी आंखों में उम्मीद की झलक साफ नजर आ रही थी। हम सबका प्यार और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तमन्ना, सबने गर्मजोशी के साथ कहा। बाद में सब व्यस्त हो गए तमन्ना को काम बताने में। गांव में सब कितना अच्छा लगता है ना अर्पण, यहाँ का वातावरण, खाना पीना और यहाँ के लोग, सब कैसे मिलजुल कर रहते हैं हर खुशी और गम में। और एक शहर है जहाँ लोगों के ये तक नहीं पता होता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है, कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। वो इस वक्त बहुत गंभीर लग रही थी। हाँ ये बात तो है, यहाँ शांति है चारों तरफ और वहाँ शोर ही शोर।
यहाँ तक कि खुद की आवाज का भी कुछ पता नहीं चलता। गांव में तो एक आदमी भी छींकेगा तो सबको मालूम हो जाता है। वो हंसने लगा तो उसके साथ वो भी हंसने लगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, उसने उसकी बात पर हामी भरी। मैं हमेशा सही ही कहता हूँ, उसने खुद की तारीफ करी। बस बस ज्यादा खुद की तारीफ मत करो, वरना आंटी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, उसने उसे समझाया। हाँ तो मैं भी अंकल के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा, अब वो भी उसने डराने लगा। तुम क्या शिकायत करोगे मेरी पापा से? उसने गुस्से से पूछा। और तुम क्या शिकायत करोगी मेरी माँ से? बताना जरा, वो भी उसे गुस्सा करने लगा। धड़ाम। तमन्ना और अर्पण अपनी लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता ही नहीं चला आगे से कोई आ रहा है। दोनों सामने वाले से टकरा गए। अरे अंधे हो क्या जो देखकर नहीं चल सकते सड़क पर? तमन्ना ने सामने वाले को गुस्से से डांटा। मैम, ध्यान तो आप दोनों का भी नहीं था सड़क पर, उसने उन दोनों को आईना दिखाया। सर देखिए, मैं माफी मांगता हूँ हम दोनों की तरफ से, अर्पण ने माफी मांगी। तुम क्यों माफी मांग रहे हो अर्पण? सड़क पर तो देखकर चलना चाहिए ना, उसने तुनक कर कहा। मैम, सड़क भी चलने के लिए होती है ना कि लड़ने के लिए, उसने सच बोला। तुम जानते भी हो कि किससे बात कर रहे हो? तमन्ना नाम है मेरा, तमन्ना। इस गांव का हर आदमी मुझे जानता है, उसने अपना परिचय देना चाहा। तो मैं क्या करूं, उसने कहा तो वो गुस्सा हो गई। वो उसे बोलने को हुई तो अर्पण ने उसका हाथ पकड़ लिया जोर से। माफ कीजिएगा, हमारी ही गलती थी, हमें इस तरह सड़क पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अर्पण ने उसे उसके हाथ से खींचा क्योंकि तमन्ना अभी भी उसी शख्स को गुस्से से घूरकर देख रही थी। अर्पण उसे वहां से दूर ले गया। क्या करती हो तमन्ना तुम भी? तुम्हें अच्छा से पता था कि गलती हमारी थी तो फिर क्यों उससे लड़ रही थी? अर्पण ने कारण पूछा। हाँ, मुझे भी पता है कि गलती हमारी ही थी, मैं तो बस उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। आज से पहले कभी इस गांव में नहीं देखा ना उसे, तो उसके बारे में जानना चाह रही थी। मगर तुम्हें तो बीच में आना जरूरी था ना, तमन्ना उसे गुस्सा कर रही थी। होगा यार कोई, तूने क्या करना? अब हमारा गांव कोई छोटा थोड़ी ना है पहले की तरह। होगा किसी परिवार का जो शहर में रहता होगा हमारी तरह, घूमने आया होगा अपने गांव। अर्पण ने उसे बात समझाई। चल तुझे घर छोड़ देता हूँ, वरना अंकल परेशान हो जाएंगे। वो दोनों साथ में चले गए। वहीं से कुछ दूरी पर खड़ा वो शख्स उन दोनों को देखता रहा जब तक कि वो दोनों दूर नहीं चले गए।